चलो, तो हमने लास्ट क्लास में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस को खत्म किया था, है ना। अब हम हमारी बात को आगे बढ़ाएंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएंगे, ठीक है। तो मैं बाहर गया था, बस कोई नहीं, चलो। तो अब हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का मैट्रिसेस के साथ रिलेशन देखना है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस एंड मैट्रिसेस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिसेस के साथ हमें रिलेशन देखना है। यार वैकेंसी का मैंने एक DSSB में पीजीटी टीचर लगा हुआ है, मेरा फ्रेंड है, मैंने उससे कल ही बात की थी कि DSSB में वो पीजीटी है, वो 2021 में ज्वाइन किया था। जय हिंद संजीव। तो मैं उससे यही पूछ रहा था कि यार वैकेंसी का कैसे क्या सीन है वो बताओ। तो वो कह रहा था कि यार मुझे तो अभी नहीं लग रहा कि वैकेंसी जल्दी आएंगी, क्योंकि वो बोल रहा था कि पहले के कुछ नोटिफिकेशन आए हुए हैं काफ़ी महीने पहले के, उनका ही एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है ना। और जो 2021 में जो रिक्रूटमेंट हुई थी उसके अभी भी कुछ कैंडिडेट्स के ज्वाइनिंग अभी भी चल रहे हैं, उनके ज्वाइनिंग्स अभी भी चल रहे हैं कुछ, ठीक है। तो वो कह रहा था कि मुझे नहीं लगता कि अभी बहुत जल्दी आने वाली हैं वैकेंसी। कह रहा था आने को तो कल भी आ जाए, पर अगर मुझसे पूछ रहे हो तो फिर मैं तो कहूँगा कि अभी टाइम लगेगा। वो तो ज़्यादा ही लंबा टाइम बता रहा था, हालांकि मेरे को उतना नहीं लगता, पर वो तो ये कह रहा है कि अभी इनिशियली तो कोई चांसेस नहीं लग रहे हैं, क्योंकि अब आ जानी चाहिए थी। अब कब आएगी, क्योंकि इलेक्शन भी होने हैं दिल्ली के अंदर, उससे पहले प्रोसेस उनको कंप्लीट करना है, तो फिर कब करेंगे। पीछे की जो रिक्रूटमेंट्स हैं उनके एग्जाम्स ही नहीं हो रहे हैं अभी तो अब आ जाना चाहिए, अब इससे लेट तो नहीं होना चाहिए। बाकी देखो अब कब आती है। बाकी मैं तो अभी भी यही उम्मीद लगा के चल रहा हूँ कि दिसंबर में आ जानी चाहिए। मैं तो अभी भी, मेरा पर्सनल तो यही कहता है कैलकुलेशंस कि दिसंबर में तो आ ही जानी चाहिए। नहीं तो फिर उम्मीद करनी बेकार है। फिर हो सकता है इलेक्शंस के बाद ही आए सारी चीज़ें, क्योंकि एक बार इलेक्शंस अनाउंस हो गए तो फिर वो हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसमें कुछ नहीं होगा, फिर ना एग्जाम्स होंगे ना कुछ भी होगा। फिर वो प्रोसेस उसके बाद दोबारा से स्टार्ट करेंगे वो। इलेक्शन से पहले तो जब तक फाइनल रिजल्ट, अगर इलेक्शन होने से पहले फाइनल रिजल्ट आ जाए तब तो ठीक है, क्योंकि फाइनल रिजल्ट अनाउंस हो गया तो ज्वाइनिंग फिर चाहे 2 महीने बाद आए, 10 महीने बाद आए, 2 साल बाद आए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। पर अगर फाइनल रिजल्ट अनाउंस होने से पहले इलेक्शन हो गए किसी भी स्टेज पे, मान लो एग्जाम होने के से पहले हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले हो गए, या कुछ भी हो गया, किसी भी स्टेज से पहले इलेक्शन हो गए, फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद, मतलब फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आने के पहले अगर कुछ भी हो गया तो फिर वो नहीं होगा। फिर वो इलेक्शन के बाद वो सारी चीज़ें वो दोबारा से ही करते हैं ये। तो अब आने का सही टाइम है, क्योंकि इतनी जल्दी तो कुछ होना नहीं, एग्जाम भी होना है ना, फिर उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होंगे। वैसे तो कराना चाहे, देखो इतनी सी बात है, अगर गवर्नमेंट कराना चाहे तो 1 महीने में सारा काम करा सकती है ना। 1 महीने का गैप दे, ऑनलाइन पेपर होता है DSSB का, तो 10 दिन में रिजल्ट आ जाए, अगले 10 दिन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए, और बस उसमें इंटरव्यू का तो चक्कर होता नहीं। कराना चाहें तो कभी भी करा सकते हैं, पर अब वो नियत की ही बात है ना, सरकारों की नियत तो होती नहीं है। तो अब क्या बताऊँ मैं, यही अपडेट है और कोई अपडेट नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैट्रिसेस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का रिलेशन देखना है मैट्रिसेस के साथ क्या है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हमारे लिए एक जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, हमारे लिए जो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमेशा एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करती है, मतलब उससे एक रिलेटेड हमेशा एक मैट्रिक्स होती है। हर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक मैट्रिक्स बनती है, ठीक है। यानी कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर डिफाइन की हुई है तुमने यू से लेके वी तक, तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमेशा एक मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी, एक मैट्रिक्स बनेगी, टी मैट्रिक्स। लीनियर अलजेब्रा ज़्यादा नहीं है हिमा, थोड़ी सी क्लास और लगेगी, इस वीक में खत्म हो जाएगा, ठीक है। ठीक है आदर्श, हाँ तो उनको कराना है, प्रोसेस इसलिए कर रहे हैं वो ऐसा। तो हर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। हर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक टी मैट्रिक्स बनेगी। इस टी मैट्रिक्स को बोला जाता है मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना, तुम इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लो या इसकी डिस्कस कर लो, ठीक है। मतलब प्रॉपर्टीज क्या, तुम एक चीज डिस्कस, कुछ भी चीज डिस्कस कर लो, तुम चाहे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कुछ भी चीज डिस्कस कर लो या तुम मैट्रिक्स की कुछ भी चीज डिस्कस कर लो, दोनों के अंदर कोई भी फर्क नहीं है, चाहे इसकी सारी की सारी बातें करो या इसकी सारी की सारी बातें करो। क्योंकि क्या होता है, मैट्रिसेस में डील करना आसान रहता है, तो मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में डील करना ईजी रहेगा, इस मैट्रिक्स की बातें करना आसान रहता है इसके बजाय। तो हम क्या करते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के कोरस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स बनती है उस मैट्रिक्स को बना लेते हैं हम, फिर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, वही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज होगी। पर बात ये आती है कि एक ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स बनती कैसे है, तो इसका एक प्रोसीजर है। इसका प्रोसीजर है क्या वो समझो, जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मैं तुम्हें क्या कर रहा हूँ, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो जैसे कि मान लो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है आर स्क्वायर से आर तक, ठीक है। एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में डिफाइन कर रहा हूँ आर स्क्वायर से लेके आर तक, सच दैट टी एक्स वाई तुम्हारी क्या है, मान लो मैंने कह दिया 3x + 2y और x - 2y। ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है विद स्टैंडर्ड बेसिस, विद स्टैंडर्ड बेसिस, देन फाइंड मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो तुम्हें इसकी क्या निकालनी है, मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है। तो देखो प्रोसेस क्या है, मैट्रिक्स ऑफ ट्रांस, सबसे पहले क्या है कि तुम्हें दोनों वेक्टर स्पेसिस के बेसिस पता होने चाहिए, तुम्हें दोनों वेक्टर स्पेसिस के बेसिस पता होने चाहिए, ठीक है।
पहले वाले वेक्टर स्पेस का भी और दूसरे वाले वेक्टर स्पेस का भी बेसिस पता होना चाहिए। वो क्वेश्चन के अंदर देगा तुम्हें बेसिस। अगर वो बेसिस नहीं दे रहा है तो तुम्हें स्टैंडर्ड बेसिस कंसीडर करना है। तुम्हें क्या करना है? स्टैंडर्ड बेसिस। ठीक है, स्टैंडर्ड बेसिस तुम्हें मैंने सब बताए हुए हैं, आर क्यूब का, आर स्क्वायर का, इन सब का स्टैंडर्ड बेसिस बताया हुआ है ना। मैंने तुम्हें पोलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड बेसिस बताया हुआ है, मैंने तुम्हें मैट्रिसेस का स्टैंडर्ड बेसिस बताया हुआ है। अगर वो कुछ नहीं लिख रहा है तो हमें स्टैंडर्ड बेसिस लेना है। यहाँ पे उसने स्टैंडर्ड बेसिस भी मेंशन किया है। तो जो पहले वाला डोमेन वाला वेक्टर स्पेस है, इसका स्टैंडर्ड बेसिस क्या होगा तुम्हें पता है? 1,0 एंड 0,1 यही होगा। और जो कोडोमेन वाला वेक्टर स्पेस है उसका भी स्टैंडर्ड बेसिस 1,0 एंड 0,1 ही होगा। यही होगा। इन दोनों का सबसे ज्यादा यूज होगा इसके अंदर। इन दोनों का क्या होगा? सबसे ज्यादा यूज होगा यहाँ पे। तो हम करते क्या है, देखो हम कहते हैं कि भाई बारी बारी से डोमेन वाले बेसिस की इमेज निकालो। मैं प्रोसेस समझा रहा हूं, फिर मैं तुम्हें शॉर्ट ट्रिक समझा दूंगा। ठीक है, इसको करने की फिर शॉर्ट ट्रिक भी है, पहले मेथड समझ लो फिर शॉर्ट ट्रिक भी करेंगे। तो तुम्हें क्या करना है? बेसिस का एक एक एलिमेंट उठाओ बारी बारी और उसकी इमेज निकालो। तो यहाँ पे बेसिस का पहला एलिमेंट क्या है? 1,0। तो ट्रांसफॉर्मेशन में 1,0 डाल दो। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या डाल दो? 1,0 डाल दो। तो 1,0 की इमेज कितनी आएगी? एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 0। गुड इवनिंग निधि प्रतिभा। तो एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 0 डालोगे तो ये तो हो जाएगा 3 और वो हो जाएगा 1, 3,1 आ गया। अब वो क्या कहता है कि जो ये इमेज वाला एलिमेंट आया, जो ये इमेज वाला एलिमेंट आया, इसको दूसरे वाले वेक्टर स्पेस के बेसिस की लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट कर दो। वो क्या कहता है कि इस एलिमेंट को जो कोडोमेन वाले जो बेसिस थे उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट कर दो। यानी कि इस एलिमेंट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करो कि 1,0 और प्लस में 0,1 यहाँ पे कुछ ना कुछ स्केलर्स आ जाए। तो स्टैंडर्ड वाले में तो ये बड़ा आसान काम होता है, स्टैंडर्ड में कोई मेहनत नहीं करनी होती। हमें ये 3 बनाना है तो पहले वाले को 3 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, ये वाला एलिमेंट 1 बनाना है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। ये वाला जो बेसिस था ये बाद वाला लिया, यहाँ पे बाई चांस सेम है, यहाँ पे बाई चांस क्या है? सेम है। ये बात समझ आ रही है? या एक काम करो, मैं थोड़ा सा और तुम्हें क्लियर करने के लिए एक चीज कर देता हूँ। इसको ना चलो चलो कोई नहीं, एक एग्जांपल और कर लेंगे फिर उसमें देख लेंगे। तो इसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। सेम काम क्या करो? दूसरे वाले बेसिस के एलिमेंट का करो। 0,1 की इमेज निकालो। इसके अंदर से क्या आएगी? एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 1 रखोगे तो 2 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 1 रखोगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे और दूसरे वाले को हम -2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, प्लस में -2 टाइम्स 0,1 ऐसे लिख देंगे। देखते हैं काजल, अगर हो पाया तो मैं करा दूंगा। सर बीएड फर्स्ट ईयर में दिया था सीटेट का, DTTC में चल जाएगा? हाँ चल जाएगा, जहाँ तक मुझे संजय मेरे को लगता है। हाँ बिल्कुल सौम्या, आज ही हुई है क्लास। वेलकम नीतीश। ये बात समझ में आई? अब वो क्या कहता है कि यहाँ से अब सीधी मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बनाओ। क्या कहता है कि जो तुम्हारे ये कॉन्स्टेंट्स आए हैं, जो तुम्हारे ये कॉन्स्टेंट्स आए हैं, इन कॉन्स्टेंट्स को कॉलम्स में लिख दो। इन कॉन्स्टेंट्स को किस में लिख दो? कॉलम्स में लिख दो। तो इनको पहला कॉलम बना दो, पहले जो स्केलर है इनका पहला कॉलम बना दो, यानी कि 3, 1 है ना। और जो दूसरे स्केलर है उनका दूसरा कॉलम बना दो, 2, -2। और फिर ये तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स बन के आ जाएगी। इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? ये मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। ये क्या है? तुम्हारी मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। समझ रहे हो इस बात को? इसको हम मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। ठीक है, अभी तो कोई बैच नहीं आ रहा है काजल। तो मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन टी क्या बन गई तुम्हारी? 3, 2 और 1, -2। अब ये मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टी होंगी, जो इस मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होगी, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की भी होंगी, सब कुछ। ठीक है, क्या ये मैट्रिक्स, ये बताओ क्या ये मैट्रिक्स सिंगुलर है? सिंगुलर मैट्रिक्स सिंगुलर कब होती है? मैट्रिक्स सिंगुलर तब होती है जब उसका डिटरमिनेंट 0 होता है। और मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर कब होती है? जब उसका डिटरमिनेंट नॉन 0 होता है। तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या है? इसीलिए मैं इसको इतना करा रहा हूँ नीतीश, इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा? टी का डिटरमिनेंट आएगा -6 -2, कितना हो गया? -8। नॉन 0 आया, तो यानी कि मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। मैट्रिक्स अगर नॉन सिंगुलर है तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी नॉन सिंगुलर होगी। समझ आ रही बात? अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो वो 1, 1 भी होगी। याद है तुम्हें? अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? नॉन सिंगुलर होती है तो वो 1, 1 होती है, यानी कि उसकी नलिटी में सिर्फ और सिर्फ 0 एलिमेंट जाएगा। तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यहां से पता लग रहा है 1, 1 भी है, तो ये 1, 1 भी हो गई है ना। अगर ये 1, 1 हो गई तो इसके नल स्पेस में, कर्नल स्पेस में कितने एलिमेंट आएंगे? 0 आएंगे। 0 आएंगे, तो इसकी नलिटी कितनी हो गई? इसकी नलिटी हो गई 0। इसकी नलिटी कितनी हो गई? 0। और इसकी रैंक कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। समझ आ रही बात? इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इस मैट्रिक्स की रैंक निकाल के देख लो, चाहे जो इस मैट्रिक्स की रैंक होगी वही इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की रैंक होगी। समझ रहे हो मेरी बात? जो इस मैट्रिक्स की रैंक होगी वही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की रैंक होगी। तो यहां से एक चीज पता लग गई तो सारी चीज पता लग गई, अगर तुमने मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बना ली तो। समझ आ रही बात? अब होगा क्या, तुम्हारे पास वो ज्यादा से ज्यादा इस चीज में क्या घुमा देगा, वो ये बेसिस चेंज कर देगा। देखो जैसे कि मैं एक एग्जांपल और कराता हूँ थोड़ा अलग तरीके से। पहले तुम मैट्रिक्स बनाना सीखो, फिर इसकी प्रॉपर्टी हम सीखेंगे। जैसे कि मान लो मैंने एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी ले ली, कहां से? P2R से P1R तक। ठीक है, क्या मैट्रिक्स डिफाइन कर दी? P ऑफ, अगर मान लो तुमने कोई भी यहाँ पे px रखा, तुम्हें क्या करना है? उसका डेरिवेटिव करना है। ये मैंने एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर दी। ठीक है, विद बेसिस 1x स्क्वायर एंड 1 and x फॉर P2R
एंड P1R रिस्पेक्ट। ठीक है, तो कह रहा है इसकी मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बनाओ। ठीक है, तो क्या कह रहा है इसकी मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बनाओ। एक काम करते हैं, थोड़ा सा और इसको बड़ा कर लेते हैं, इसको P3 ले लो, इसको P2 ले लो। तो P3 का जो बेसिस बनेगा ये पॉलिनोमियल्स वाला है, 1x x स्क्वायर और x क्यूब हो जाएगा, और इसका बेसिस हो जाएगा 1x x स्क्वायर, इसके बेसिस। ठीक है, चलो इसका करते हैं काम तमाम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से एक एलिमेंट उठाएंगे पहले वाले बेसिस से। तो हमने क्या किया, 1 को उठाया पहले। 1 का डेरिवेटिव कितना आया, 1 का डेरिवेटिव कितना आया, 1 का डेरिवेटिव आया 0। ठीक है, 1 का डेरिवेटिव क्या आया 0। अब 0 को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखो, 0 को बाद वाले सेट के लीनियर, बाद वाले बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखो, तो सब 0 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सब क्या हो जाएंगे, 0 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फिर अगर दूसरा मैं x लेता हूं तो उसका बेसिस कितना आएगा, उसका बेसिस आएगा कितना 1, मतलब सॉरी उसकी इमेज कितनी आएगी, x की इमेज 1 आएगी, डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। अब 1 को इस बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट करो, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। फिर क्या करो, टी ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा, इसको भी इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट करो। ठीक है, तो जब इसके लीनियर अच्छा यहाँ पे ये इसको P3 और यहाँ पे रिप्लेस, ठीक है। हाँ, तो 2x को भी लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट करो, तो 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर अगर मैं बात करूँ एक्स क्यूब का, तो डी ओवर डी एक्स क्यूब हो जाएगा। एक्स क्यूब कितना आएगा, 3x स्क्वायर आएगा, तो 0 इंटू 1 0 इंटू एक्स 3 इंटू एक्स स्क्वायर बन जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, समझ गए। अब तुम्हें क्या करना है, इन बेसिस के सारे जो हैं, ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं इनको कॉलम्स में लिख दो। पहले वाले में स्केलर्स क्या है, 0 0 0 0 0 0, तो उनको कॉलम में लिख दो 0 0 0। ठीक है, दूसरे वाले में क्या है 1 0 0 1 0 0, तीसरे वाले में क्या है 0 2 0 0 2 0, एक और आएगा, एक कॉलम और आएगा 0 0 3, क्या हो गया 0 0 3। ये हो गई हमारी इसकी मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा हमेशा जो ये मैट्रिक्स बनती है इसका ऑर्डर कितना आता है, बाद वाले की डायमेंशन इनटू पहले वाले की डायमेंशन। जो मैट्रिक्स का ऑर्डर बनता है वो हमेशा क्या बनता है, बाद वाले का डायमेंशन इनटू पहले वाले का क्रॉस पहले वाले का डायमेंशन। जैसे यहाँ पे देखो, बाद वाले की डायमेंशन कितनी थी 2 और पहले वाले की डायमेंशन भी 2 थी, तो जो मैट्रिक्स आई वो हमारी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की आई। सिमिलरली यहाँ पे बाद वाले की डायमेंशन कितनी है, इसकी डायमेंशन 3 है, क्योंकि इसके बेसिस में 3 एलिमेंट है। P3R की डायमेंशन कितनी है 4 है, तो 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स बनी है। देखो 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स, ये बात समझे, समझ में आ गई बात। अब अगर तुम्हारे पास ये मैट्रिक्स आ गई तो तुम्हारे पास सारी चीजें आ गई। इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी है बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी है, अगर रैंक ऑफ टी पूछूं मैं तुमसे इस मैट्रिक्स की, रो एक्लन फॉर्म में ही रखी है ये मैट्रिक्स, रो एक्लन फॉर्म में ही तो है सीधी। हेलो दोस्तों, तीनों रो नॉन जीरो है, तो इसकी रैंक कितनी है 3 है। अगर इसकी रैंक 3 है तो इसकी नलिटी कितनी हो जाएगी, पहले वाले की डायमेंशन कितनी है 4 है, तो नलिटी कितनी हो जाएगी 4 माइनस 1 यानी कि 1। एक ऐसा एलिमेंट है जो जीरो बन रहा है, एक ऐसा नॉन जीरो एलिमेंट है जो जीरो बन रहा है, वो कौन था, कॉन्स्टेंट। सारे के सारे कॉन्स्टेंट, सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स की जो इमेज है वो जीरो आएगी, सारे के सारे जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनकी इमेज क्या आएगी, जीरो आएगी, है ना। तो रैंक कितनी है 3 है, नलिटी कितनी है, सॉरी क्या कर दिया मैंने 4 माइनस 3 लिखना था, 4 माइनस 1 लिख दिया, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। रैंक आ गई, नलिटी आ गई। ठीक है, और क्या, अच्छा अगर इसकी नलिटी 1 है, अगर इसकी नलिटी 1 है यानी कर्नल स्पेस की डायमेंशन जीरो तो नहीं है, कर्नल स्पेस की डायमेंशन 1 है, इसका मतलब ये मैट्रिक्स 1 1 नहीं है, इसका मतलब ये 1 1 नहीं है, क्योंकि अगर कर्नल नल स्पेस की नलिटी जीरो होती है, नल स्पेस की डायमेंशन अगर जीरो होती है तो हम बोलते हैं 1 1 होगी। इसकी डायमेंशन यहाँ पे 1 दिख रही है, इसका मतलब ये 1 1 नहीं है, मैनी 1 है। समझ रहे हो, सारी बातें बता सकते हो तुम यहाँ से। अगर इसकी ये 1 1 नहीं है, नलिटी में डायमेंशन 1 है, इसका मतलब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सिंगुलर भी है, नॉन सिंगुलर नहीं होगी, ये क्या होगी, सिंगुलर होगी। समझ रहे हो इस बात को, हाँ या ना। ठीक है, तो इस तरीके से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की हम क्या बनाते हैं, मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बनाते हैं। अब कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ छोटी छोटी बातें वो समझो। देखो, जब भी तुम्हें टपल की फॉर्म में देगा, जब भी तुम्हें आर एन टू आर एम देगा, ध्यान से सुनो, जब भी तुम्हारा आर एम से आर एन पे अगर तुम्हारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन की हुई है, और अगर बेसिस स्टैंडर्ड है, ध्यान से सुनना, बेसिस अगर स्टैंडर्ड है, सिर्फ स्टैंडर्ड बेसिस के लिए ट्रिक है। अगर बेसिस क्या है तुम्हारा स्टैंडर्ड है, तो फिर जो सीधी मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी वो इनके कोफिशिएंट्स बनेगी। सीधा कोफिशिएंट लिखो 3 2 1 -2, 3 2 1 -2, इसकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सीधी ये बनेगी। जैसे कि मान लो मैं तुम्हें कहूं कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में डिफाइन करूं कि टी फ्रॉम आर क्यूब से आर स्क्वायर से आर क्यूब, ठीक है, और मैंने मान लो टी एक्स वाई डिफाइन किया है तुम्हें, क्या 2x माइनस वाई 3x प्लस वाई माइनस 4x प्लस 2y, ठीक है, विद स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस, विद स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस। स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस पे अगर मैंने इसको डिफाइन किया है, ठीक है, स्टैंडर्ड बेसिस लिखो,
तो अब इसकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालने के लिए तुम्हें मेहनत नहीं करनी है, तुम्हें पता है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना बनेगा, 3/2 की मैट्रिक्स बनेगी, बाद वाले की डायमेंशन इंटू पहले वाले की डायमेंशन। तो जो इसकी मैट्रिक्स बनेगी वो कितने ऑर्डर की बनेगी, 3x2 की, 3 तो रो आएगी और 2 कॉलम आएंगे, है ना। तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस ये कोफिशिएंट से इनको चिपका देना है। तो 2 - 1 3 1 माइनस का 4 2, ये इसकी मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। ये क्या हो गई, इसकी मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। अब इस मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से तुम इसकी रैंक निकाल लो, इस मैट्रिक्स की जो रैंक आएगी वही रैंक इसकी आएगी, ठीक है। रैंक आ गई तो नलिटी भी निकाल लेंगे, रैंक आ गई तो नलिटी भी निकाल लेंगे, और फिर सारी बातें बता देंगे मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। समझे इस बात को, ये बात अच्छे से समझ आई कि नहीं आई, बताओ। क्या ये चीज़ क्लियर हुई या नहीं हुई, बोलो। समझे। अब मैं तुमसे एक थोड़ा सा इसी सारी बात में से एक क्वेश्चन करता हूं, मुझे उसका क्वेश्चन का जवाब देना तुम, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ए मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन is given by t 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 4x4 की बन गई, 1 0 0 0 और चिपका, चलो इतना ही रहने दो, ठीक है। या एक ये नीचे वाला खत्म ही कर दो, इतना ही लिख लो, ठीक है। ये है, तो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ये दी हुई है तुम्हें, ठीक है। तो कुछ बातें पूछ रहा हूं तुमसे। देन पहला, रैंक रैंक ऑफ टी क्या होगी, नलिटी ऑफ टी क्या होगी। दूसरी बात, टी इज 1 1, ये फिर ट्रू फॉल्स हो गए, सही है कि गलत है ये बताएंगे हम। दूसरा, टी इज सिंगुलर। तीसरा, और क्या होता है, चलो इतना ही करते हैं, ये दो बातें। चलो बताओ, सबसे पहले फर्स्ट का आंसर दो, सारे सोचो थोड़ा सा जो मैंने बताया इन सारी बातों को, और फिर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। हम्म 3 और 1, ठीक है, वेरी गुड। देखो, रैंक तो साफ साफ दिख रही है तुम्हें उसके अंदर। अच्छा, यही क्वेश्चन बनाया था क्या पीछे मैंने, ये सेम ही था क्या, अरे यार ये तो सेम ही था, चलो कोई नहीं, तो सेम ही मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बना दी। चलो, तो रैंक तो तुम्हें एकदम साफ साफ दिख रही है, मैट्रिक्स की जो रैंक है वो कितनी है, 3 है, ये तो साफ साफ दिख रही है। अब नलिटी कैसे निकालोगे, मेरा पर्पज ये नलिटी का था बस। यहाँ पे ये क्वेश्चन आया है, पहले भी आया हुआ ये क्वेश्चन, DSSS में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। अब वो पूछ रहा है नलिटी क्या होगी मैट्रिक्स, जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो मुझे ये बताओ कि जो यू की डायमेंशन है वो कहाँ है मैट्रिक्स के अंदर, जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यू से वी तक होती है, तो उसमें इस यू की डायमेंशन मैट्रिक्स के अंदर कहाँ है। मैंने तुम्हें बताया कि जो मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है उसका ऑर्डर बाद वाले की डायमेंशन क्रॉस पहले वाले की डायमेंशन होता है ना। तो क्या इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो कितना है तुम्हारा, 3x4 का है। तो क्या ये वाली डायमेंशन तुम्हारी वी की नहीं होगी और ये वाली डायमेंशन तुम्हारी यू की नहीं होगी। यानी कि अगर कॉलम्स की बात करें, नंबर ऑफ कॉलम्स देखेंगे, तो मैट्रिक्स के अंदर अगर नंबर ऑफ कॉलम्स देखोगे तो वो तुम्हारी यू की डायमेंशन होती है, और अगर नंबर ऑफ रोज देखोगे तो वो तुम्हारी बाद वाले की डायमेंशन होती है। यानी कि अगर हमें रैंक दी है तो नलिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ कॉलम्स में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स पहली वाली मैट्रिक्स की क्या होगी, डायमेंशन होगी। तो यानी कि 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 हो जाएगा। समझ रहे हो, मैं बस यही चीज बताना चाहता था यहाँ पे तुम्हें, ठीक है। तो इसकी रैंक 3 है, नलिटी 1 है, 1 1 ये नहीं है, और ये सिंगुलर ये है, ठीक है। क्लियर हो गई बात, क्या ये बात क्लियर हुई सभी को। तो हम यहाँ पे एक चीज ये भी कह सकते हैं, इसका मतलब कि जो रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी जो होगी वो क्या होगी, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स।
ये भी बोला जा सकता है रैंक नलिटी थ्योरम को, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ, ठीक है, रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, जो भी मैट्रिक्स है, ये भी बोला जा सकता है। अब तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ नहीं आ रही कि सर अगर बेसिस कुछ और हुआ, फिर अगर बेसिस कुछ और हुआ तो फिर क्या होगा, फिर तो हम फंस जाएंगे, है ना। तो जैसे कि मान लो अब ये क्वेश्चन दे दिया तुम्हें, मान लो ये क्वेश्चन दे दिया, है ना। ये क्वेश्चन वैसे नेट में 2019 में आया हुआ है, ये क्वेश्चन नेट में आया हुआ है, 19 में आया हुआ है कि नहीं पता, आया हुआ है, आया हुआ है। कह रहा है आर स्क्वायर से आर स्क्वायर पे एक मैट्रिक्स डिफाइन की है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन की है, टी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई विद बेसिस, इसका जो बेसिस है वो दिया हुआ है तुम्हें 1,2 इंटू 1,2 और 2,1, ये बेसिस दिया हुआ है, स्टैंडर्ड बेसिस नहीं है, ठीक है। तो कह रहा है कि देन, अब यहाँ पे मैं तुम्हें सवाल नहीं कराऊंगा, मैं ये तुम्हें समझाऊंगा कि अगर दूसरा बेसिस है तो क्या करना है। देन मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, देन मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और टी। अब अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे कि तुम्हें बेसिस कुछ और दिख रहा है, तो फिर क्या करेंगे। अब दो तरीके हैं इसको करने के, एक तो ये कि तुम डायरेक्ट मेथड से करो, जैसे कि मान लो तुम सबसे पहले क्या करो, 1,2 की इमेज निकालो, एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 2 ले लो, एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 2 ले लोगे तो 3 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। अब तुम क्या करो, इसको इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखो 1,2 और 2,1, तो यहाँ पे अब तुम्हें वो कॉन्स्टेंट्स खुद से निकालने पड़ेंगे, है ना। कैसे कि इसको ए लिखोगे, इसको बी लिखोगे, अभी इतना आसान काम नहीं रहेगा। तो यहाँ से अब तुम इक्वेशंस बनाओगे, a प्लस 2b की वैल्यू 3 आएगी और 2a प्लस b की वैल्यू -1 आएगी। इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करोगे तो a और b निकल जाएंगे, तो ये आ जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, फिर तुम सेम काम क्या करोगे, t ऑफ 2,1 की इमेज निकालोगे, 2,1 3 होगा और ये 1 आएगा। यहाँ पे तुम क्या करोगे, c को 1,2 से मल्टीप्लाई करा दोगे और d को 2,1 से, और फिर यहाँ से c और d की वैल्यूज निकाल लोगे। समझ आ रही है मेरी बात। तो एक तरीका तो ये है, और फिर निकालने के बाद कॉलम्स में रख दो तो बन जाएगी मैट्रिक्स, पर ये बहुत लेंथी काम हो जाएगा, ठीक है। एक काम कर सकते हो, एक चीज कर सकते हो कि भाई एक निकाल लो, एक निकाल लो, एक सोल्व कर लो, और उससे क्या बनेगा, तुम्हारा एक कॉलम बन जाएगा मैट्रिक्स का। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ए और बी एक निकाल लो और उससे तुम्हारा एक कॉलम बन जाएगा। और फिर क्या कर लो, चेक बाय ऑप्शन, ऑप्शन में देख लो कि कौन सी मैट्रिक्स है, चेक बाय ऑप्शन। अगर मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ही पूछी है तो, अगर मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ही पूछे तो एक निकाल लो और फिर वो बना लो और फिर ऑप्शन में देख लो। अगर वहां पे तुम्हें दो कॉलम सेम, दो ऑप्शंस के अंदर पहला कॉलम सेम दिया हुआ है तो फिर दूसरा निकालना पड़ेगा, या जो मैं ट्रिक बताऊंगा वो यूज करनी पड़ेगी। समझ रहे हो। अगर ऐसा हो जाए, फंस जाओ, अगर इतने से बात बन जाए तो ठीक है, पर अगर ऐसा कुछ पूछा है कि मैट्रिक्स की कुछ और पूछी है तुमसे प्रॉपर्टी, है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कोई प्रॉपर्टी पूछी है, मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पूछी है, तो यानी कि हमें मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। अब तो उस केस में क्या करना है, अब एक प्रॉपर्टी है, देखो क्या कहता है, एक प्रॉपर्टी क्या कहता है, मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन विद स्टैंडर्ड बेसिस, जो मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो स्टैंडर्ड बेसिस से बनती है ना, इज ऑलवेज सिमिलर टू, इज ऑलवेज सिमिलर टू मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन विद सम अदर बेसिस, इज सिमिलर टू मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन विद सम अदर बेसिस। कहता है जो स्टैंडर्ड बेसिस की मैट्रिक्स बनती है ना, वो हमेशा दूसरे बेसिस वाली मैट्रिक्स के सिमिलर होती है, यानी कि जो एम मैट्रिक्स बनेगी वो हमेशा सिमिलर होगी एम डैश के साथ। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं मैट्रिक्स का, डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स की रैंक, मैट्रिक्स का जितना भी कुछ भी है वो सब कुछ सेम हो जाता है। दो मैट्रिक्स अगर सिमिलर है तो उनकी सारी प्रॉपर्टीज सेम हो जाती है। देन ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ एम एंड एम डैश आर सेम, इनकी सारी की सारी प्रॉपर्टी क्या मिलेंगी, सेम मिलेगी। अगर इसका डिटर्मिनेंट जीरो है तो उसका भी जीरो होगा, इसका नॉन जीरो है तो उसका भी नॉन जीरो होगा, इसकी जो रैंक है वही इसकी रैंक होगी, सारी प्रॉपर्टीज सेम मिलेंगी तुम्हें, ठीक है। तो हमारे पास फिर एक अच्छा ऑप्शन आ गया, हम क्या करें, हम इस बेसिस को मारे गोली, हम स्टैंडर्ड बेसिस से मैट्रिक्स बना ले, हम एम मैट्रिक्स बना लेते हैं विद स्टैंडर्ड बेसिस, स्टैंडर्ड बेसिस से हम क्या बना लेते हैं, एक एम मैट्रिक्स बना लेते हैं। क्या बनेगी बताओ, 1 1 1 -1, ये मैट्रिक्स बन जाएगी। अब ये मैट्रिक्स बन गई, इस मैट्रिक्स की जो भी प्रॉपर्टी होगी ना, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी जो ओरिजिनल एम मैट्रिक्स बनेगी, इस वाली जो टी मैट्रिक्स है जो भी बोल रहे हो, उस मैट्रिक्स के साथ सेम हो जाएंगी प्रॉपर्टीज। इसका डिटर्मिनेंट तुम्हें जीरो दिख रहा है, इसका डिटर्मिनेंट अगर जीरो दिख रहा है तो उसका भी जीरो ही होगा। ऑप्शन में देखो किस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो है, अगर एक से ज्यादा मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो है तो इसकी रैंक निकालो। समझ रहे हो, बस फिर वो शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा तुम्हारा काम। बोलो, समझ में आया क्या करना है, समझ में आया क्या करने को बोल रहा हूं मैं, या नहीं आया, बताओ।
अच्छा -2 होगा, सॉरी डिटरमिनेंट में गड़बड़ कर दी, -1 यानी कि इसका नॉन जीरो है तो उसका भी नॉन जीरो होगा, सॉरी जीरो नहीं आएगा, नॉन जीरो आएगा। -1 क्यों लिया, -1 कौन सा रूबल? क्लियर हो गई बात सभी को? अगर हो गई तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये -1, ये यहाँ पे y का कोफिशिएंट -1 है ना रूबल, y का कोफिशिएंट -1 नहीं दिख रहा, x का 1 y का 1 x का 1 y का -1, वो -1 है, समझ रहे हो? ठीक है, तो अब ये तुम्हारा मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। एक रिक्वेस्ट है मैट्रिक्स बी, देखते हैं, ठीक है। अब हमारे पास इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है जो बड़ा आसान टॉपिक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करना है, ठीक है। अभी तक जो हमने 12वीं क्लास तक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस सोल्व की हैं, वो हमने जो 12वीं क्लास में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सोल्व किए हैं, वो हमने सोल्व किए हैं 3x3 ऑर्डर्स तक की। अब 3x3 ऑर्डर से ज्यादा का अगर सिस्टम आ जाए या रेक्टेंगुलर सिस्टम आ जाए बाई चांस, तो फिर हम फंस जाते हैं, तो फिर हम क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे, है ना। तो उसका सॉल्यूशन करने के लिए हमने लीनियर ट्रांसफॉर क्या बोलते हैं, लीनियर अलजेब्रा के अंदर रैंक वाले मेथड को हमने यूज किया है। मैं एक काम करता हूं, पहले तुम्हें स्कूल वाला, या फिर चलो वो छोड़ो, वो हम उसमें कर लेंगे मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट में, यहां जो हम करना चाह रहे हैं वही करते हैं, ठीक है। क्या कहता है कि सपोज मान लो तुम्हें एक सिस्टम दिया हुआ है मैट्रिसेस का। देखो हमारे पास सिस्टम दो तरीके के होते हैं, एक को बोला जाता है होमोजीनियस और एक को बोला जाता है नॉन होमोजीनियस, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं एक मैट्रिक्स बनाता हूं, एक सिस्टम बनाता हूं, A11x, A11x1, A12x2, A13x3, ऐसे करते करते A1nxn इज इक्वल टू मान लो P1। एक लीनियर इक्वेशन ये है। फिर मान लो A21x1, ऐसे करते 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 A2nxn इज इक्वल टू B2, और ऐसे करते करते मान लो AMnx1, ऐसे करते करते AMn, यहाँ पे AM1xn। ये एक लीनियर इक्वेशन है, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, ठीक है। ऐसे मान लो एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, हम क्या करना चाहते हैं, इसको सोल्व करना चाहते हैं। एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास तीन तरीके के सॉल्यूशंस होते हैं, या तो उसके पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं होता है, ऐसा भी हो सकता है कोई सॉल्यूशन ही ना हो। सॉल्यूशन होने का क्या मतलब है, सॉल्यूशन होने का मतलब ये है कि एक ऐसा x1 x2 xn वेक्टर जो इन सारी इक्वेशंस को एक साथ सेटिस्फाई करे। अगर इन सारी इक्वेशंस को एक साथ सेटिस्फाई करेगा तो उसको हम सॉल्यूशन बोलेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कोई ऐसा वेक्टर मिले ही ना जो इन सबको एक साथ सेटिस्फाई कर जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ एक वेक्टर मिले जो इन सबको सेटिस्फाई करे, तो नो सॉल्यूशन के बाद हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे इनफाइनाइट वेक्टर्स हों जो इन सारी इक्वेशंस को एक साथ सेटिस्फाई करे, तो एक सिस्टम के पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं, समझ रहे हो इस बात को। तो हमने अब वो चीज पता लगाने के लिए क्या किया कि भाई यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया, नो सॉल्यूशन हो गया। हमने इस सारे सिस्टम को एक मैट्रिक्स की फॉर्म देने की कोशिश की, हमने इस सारे सिस्टम को मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का ट्राई किया। हम बोलेंगे तीन मैट्रिक्स फॉर्म करो, एक मैट्रिक्स तो फॉर्म करो ए मैट्रिक्स, जिसमें क्या करोगे, इस सिस्टम के कोफिशिएंट्स को रिप्रेजेंट करोगे। इस सिस्टम के कोफिशिएंट्स कौन कौन से हैं, A11, A12, ऐसे करते करते A1n, ठीक है। फिर A21, A22, ऐसे करते करते A2n, और फिर लास्ट में ANM1, AM2, ऐसे करते करते AMN। एक हमने ये ए मैट्रिक्स फॉर्म कर ली, जिसका ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n का। ये रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, ये रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, स्क्वायर भी हो सकती है, ठीक है। फिर मैंने कहा एक x वेरिएबल मैट्रिक्स बनाओ जिसके अंदर सारे के सारे वेरिएबल्स हो, ठीक है। सारे वेरिएबल्स को उठा के यहाँ रख दो, x1 x2, एक कॉलम वेक्टर बन गया, कॉलम मैट्रिक्स बन गई जिसके अंदर सारे के सारे क्या है, वेरिएबल्स हैं। इसका ऑर्डर n क्रॉस 1 का होगा। और मैं कहता हूँ कि एक कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स बना लो जो RHS की है, b1 b2 bn। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी n क्रॉस 1 का ही है, ठीक है। तो पहली बात तो यहीं से देख लो, दो सिस्टम होते हैं हमारे पास, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस सिस्टम क्या होता है, होमोजीनियस सिस्टम हमारे पास होता है जब हमारे पास जो बी वेक्टर है, जो बी मैट्रिक्स है, वो पूरी की पूरी नल मैट्रिक्स हो। अगर ये सामने वाली बी मैट्रिक्स पूरी की पूरी जीरो है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे होमोजीनियस सिस्टम, यानी कि यहाँ पे सबका 0 0 0 0 0 ही दिख रहा है तुम्हें, ठीक है। दूसरी बात, नॉन होमोजीनियस सिस्टम होगा अगर वो मैट्रिक्स नॉन जीरो होगी, अगर उसके अंदर एक एलिमेंट भी नॉन जीरो हो गया तो उसको हम नॉन होमोजीनियस सिस्टम बोल देते हैं, बी इज नॉट इक्वल टू जीरो के केस में। अब सोल्व कैसे करना है, ठीक है। तो सोल्व करने के लिए हम एक मैट्रिक्स को फॉर्म करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, टू फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, टू फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अच्छा, पहली बात ये समझते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ये समझना। एक क्वेश्चन आता है कि व्हेन विल द सॉल्यूशन एग्जिस्ट, व्हेन विल द सॉल्यूशन एग्जिस्ट, कब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा।
इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंदर ऐसा कब होगा कि एक सॉल्यूशन मिलेगा, चाहे सॉल्यूशन यूनिक मिले या चाहे सॉल्यूशन इनफाइनाइट मिले, पर ऐसी कौन सी स्टेज होगी जब सॉल्यूशन मिलता है। तो ध्यान से सुनना एक बात को, देखो यहां पे ध्यान से देखो, ये पहली रो इस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर ये दूसरी रो इस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगी। वो क्या कहता है, अगर तुम्हारा बी वेक्टर, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर तुम्हारा बी वेक्टर इस मैट्रिक्स के कॉलम्स का लीनियर कॉम्बिनेशन हुआ, अगर ये तुम्हारा बी वेक्टर जो ये बी मैट्रिक्स है, ये इस मैट्रिक्स के कॉलम्स का लीनियर कॉम्बिनेशन अगर हुआ तो सॉल्यूशन मिलेगा। अगर ये बी वेक्टर इन कॉलम से नहीं बनाए, इन्हीं कॉलम से नहीं बनाए, तो फिर तुम्हें इस मैट्रिक्स का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब याद रखना, ये पूछा जा सकता है कि सॉल्यूशन कब मिलता है, जब बी वेक्टर बी मैट्रिक्स व्हेन, या ये लिखोगे व्हेन बी इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ ए। अगर जो बी मैट्रिक्स है ना सामने वाली, वो ए मैट्रिक्स के कॉलम्स का लीनियर कॉम्बिनेशन अगर है ना, तो हम कहेंगे कि उसका क्या मिलेगा, तुम्हें सॉल्यूशन मिलेगा। अगर उसका इफ नॉट, इफ बी इज नॉट द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, if B is not the linear combination, ये linear combination of columns of A, columns of A, if B is not the linear combination of columns of, linear combination of columns of A, then तो हम साफ कह सकते हैं कि then there will be no solution, then there will be no solution, तो कोई solution हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, पहली बात। यहाँ पे वो यूनिक भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है, पर सॉल्यूशन की एग्जिस्टेंस ऐसे ही पता लगेगी कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, वो यहां से ही पता लगेगा हमें। ठीक है, अब सॉल्यूशन पता कैसे लगेंगे कि कितने सॉल्यूशंस होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस काउंट करने, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैसे पता लगेंगे, देखो तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए हम क्या करेंगे, हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे जिसको हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं, फॉर्म ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। हम क्या फॉर्म करते हैं, एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं, जिसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए, या तो बीच में दो डॉट लगा दो ऐसे, या फिर ए और ये बीच में एक बार लगा के, हम एक ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स बनाते हैं। ठीक है, फिर वो दूसरे में क्या कहता है कि रिड्यूस ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स को इन रो एक्लन फॉर्म, इसको ना रो एक्लन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो, रिप्रेजेंट ए ऑगमेंटेड बी इन रो एक्लन फॉर्म, इसको हम रो एक्लन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। फिर उसके बाद तुम्हें रैंक देखनी है, यहाँ से 3 केस अराइज होंगे तुम्हारे पास। पहला केस ये अराइज होगा कि अगर रैंक ऑफ ए निकाली, मतलब इस लाइन से इधर इधर वाली मैट्रिक्स की रैंक अगर तुमने देखी, सिर्फ ए मैट्रिक्स की रैंक देखी, अगर वो वाली रैंक तुम्हारी ऑगमेंटेड वाली मैट्रिक्स की रैंक के बराबर ही नहीं आ रही है, इतनी मैट्रिक्स की जो रैंक है वो पूरी मैट्रिक्स की रैंक इक्वल नहीं आ रही है, तो हम कह देंगे कि फिर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ये स्टेज हो जाएगी नो सॉल्यूशन की। दूसरे वाले केस में क्या हो सकता है कि दोनों की रैंक सेम आए, पर उसमें भी एक केस बनेगा, अगर ए की रैंक और ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स की रैंक बराबर है और ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स के भी इक्वल है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स के भी इक्वल है, ये किसके इक्वल है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स के भी इक्वल। और नंबर ऑफ वेरिएबल्स को हम ये भी बोल सकते हैं ना कि नंबर ऑफ कॉलम्स, जितने कॉलम होंगे उतने ही वेरिएबल हैं, जितने वेरिएबल हैं उतने ही कॉलम है, तो नंबर ऑफ वेरिएबल की जगह ये भी बोल दो कि, या ये बोल दो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए। अगर ये स्टेज है तो हम कहेंगे कि हमारे पास सॉल्यूशन यूनिक होगा, हमारे पास सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक होगा। और सी में अगर दोनों मैट्रिसेस की रैंक तो इक्वल है, पर ये जो इक्वल रैंक है ना, ये लेस देन है नंबर ऑफ वेरिएबल से, नंबर ऑफ कॉलम से, नंबर ऑफ कॉलम से क्या है, कम है, तो फिर हम उस केस में क्या कहेंगे कि हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, हमारे पास क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बोलो बात क्लियर हो गई क्या? जैसे कि एक आधा क्वेश्चन करते हैं। अच्छा मुझे अब एक बात बताओ, यहां से अब एक इंटरेस्टिंग बात निकल के आती है, इन केस ऑफ होमोजीनियस सिस्टम, अगर हमारे पास इन केस ऑफ होमोजीनियस सिस्टम की अगर मैं बात करूं, होमोजीनियस सिस्टम के अंदर, इन केस ऑफ होमोजीनियस सिस्टम, जो हमारी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स तो ये बनेगी, इस केस में जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनेगी वो मेरी ये बनेगी, उस पर तो जीरो आएगा, एक कॉलम जीरो वाला जुड़ जाएगा बस, तो उससे रैंक पे कभी कोई असर पड़ेगा क्या, तुम खुद सोचो, क्या उस पे कभी, उससे कभी ए की रैंक पे कोई असर पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। तुम चाहे ए की रैंक निकालो और ए ऑगमेंटेड बी की रैंक निकालो, हमेशा सेम आएगी। देन हम कहेंगे कि जो रैंक ऑफ ए आएगी और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड जीरो आएगी वो हमेशा सेम आएगी, ये रैंक हमेशा सेम आएगी। और इसका मतलब क्या है, अगर दोनों की रैंक सेम है, रैंक हमेशा सेम रह रही है, इसका मतलब वो सॉल्यूशन हमेशा रखेगा, होमोजीनियस सिस्टम जो है वो हमेशा सॉल्यूशन रखता है। दिस इंप्लाइज
सॉल्यूशन ऑलवेज एग्जिस्ट, सॉल्यूशन ऑलवेज एग्जिस्ट, सॉल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करेंगे, फिर इसका मतलब ऐसा कभी होगा ही नहीं कि सॉल्यूशन ना मिले। खुद सोचो, अगर सारे के सारे आरएचएस वाले जीरो हैं, अगर आरएचएस वाले सारे के सारे जीरो हैं, तो 0 0 0 0 तो हमेशा ही सेटिस्फाई करेगा, 0 0 0 तो हमेशा सेटिस्फाई करेगा ही ना। तो एक सॉल्यूशन तो फिक्स ही हो गया कि 0 0 0 वाला होमोजीनियस के केस में। तो ये हमेशा क्या होगा, हमेशा इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। या फिर मैं दूसरे वर्ड में ये कह सकता हूं, और इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। जब सॉल्यूशन मिलता है तो हम उसको क्या कहते हैं कि वो कंसिस्टेंट होगा। तो होमोजीनियस सिस्टम हमेशा कंसिस्टेंट होता है, उसके पास हमेशा सॉल्यूशन मिलता है। अब सॉल्यूशन दो ही तरीके से मिल सकता है, या तो सॉल्यूशन मिलेगा तुम्हारा क्या 0 0 0, या तो सॉल्यूशन मिलेगा यूनिक, मतलब या तो सॉल्यूशन मिलेगा यूनिक। यूनिक सॉल्यूशन कौन सा होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है जीरो सॉल्यूशन, जब सारे जीरो होंगे, x1 x2 xn सारे जीरो होंगे, x1 x2 xn सारे के सारे जीरो होंगे, या तो ये सॉल्यूशन होगा, ये यूनिक होता है। इस सॉल्यूशन को हम बोल देते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन को हम क्या बोल देते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन बोल देते हैं, ठीक है। और या फिर हमारे को मिलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, या फिर हमें मिलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में क्या होंगे, नॉन जीरो सॉल्यूशंस होंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के केस में क्या होंगे, नॉन जीरो सॉल्यूशंस होंगे, और उन सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस बोलते हैं। उन सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे कि एक एग्जांपल करते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। समझ आया, कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। जैसे कि मुझे बताओ, इस सिस्टम के पास कितने सॉल्यूशंस हैं। एक इक्वेशन तो ये है 2x + y - z = 2, -x - 2y + 2z = 1। बताओ इस सिस्टम के पास कितने सॉल्यूशंस होंगे, करो। ओह, इस सिस्टम के पास कितने सॉल्यूशंस होंगे बताओ। रैंक मत बताओ, मुझे बताओ कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं इसके पास। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाओ ना, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म करो। ए मैट्रिक्स क्या बनेगी, 1 - 1 1 2 1 - 1 -1 -2 2, तो ए मैट्रिक्स हो जाएगी। और बी मैट्रिक्स क्या बनेगी, 3 2 1 क्या होगी। ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स बनाओ, ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स क्या होगी, देखो 1 - 1 1 2 1 - 1 -1 -2 2 ऑगमेंटेड 3 ऑगमेंटेड 2, ये मैट्रिक्स बनेगी। अब इस मैट्रिक्स को रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करो, इस मैट्रिक्स को एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तुमको, ठीक है। तो करते हैं। तो 1 - 1 1 is 2 3, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा दो तो 0 हो जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटाओगे तो 3 हो जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटाओगे तो -3 हो जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटाओगे तो -4 हो जाएगा। इसको इसके अंदर डायरेक्टली ऐड कर दो, तो -1 में 1 को ऐड कर दोगे तो 0 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। अब क्या करो, इसको इसके अंदर जोड़ दो, R2 को R3 में जोड़ दो। R2 को R3 में जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, 1 - 1 1 is to 3 0 3 - 3 - 4 0 0 0, क्या हो जाएगा बोलो।
बिल्कुल निशांत। अब ए मैट्रिक्स की रैंक कितनी है? ए मैट्रिक्स की रैंक देखो, सिर्फ ए की देखो, इसको भूल जाओ ऑगमेंटेड वाले को। ए मैट्रिक्स की रैंक कितनी है? ए मैट्रिक्स की रैंक है 2। ए मैट्रिक्स की रैंक है 2। और ए ऑगमेंटेड बी की रैंक कितनी है? इस पूरी की रैंक कितनी है? पूरी मैट्रिक्स की रैंक कितनी है? 2 ही है पूरी मैट्रिक्स की, यानी दोनों की रैंक इक्वल है, तो कंसिस्टेंट तो है, सॉल्यूशन तो मिलेगा। पर कितने मिलेंगे? वेरिएबल्स कितने थे? वेरिएबल्स 3 थे। यहाँ पे हमारे पास रैंक कितनी आई है? 2 आई है ना। बट ये लेस देन क्या है? नंबर ऑफ वेरिएबल्स आया है। लेस देन क्या है? नंबर ऑफ वेरिएबल्स है। इसका मतलब हमारे सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे। हमारे पास सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। समझे? बाई चांस मान लो यहाँ पे 2 की जगह ये 2 बन जाता मान लो, तो फिर इसकी रैंक तो 2 हो जाती। ए मैट्रिक्स की रैंक तो 2 ही रहती। पर ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो जाती? 3 हो जाती। ए ऑगमेंटेड बी की कितनी हो जाती? 3 हो जाती। तो फिर वो क्या हो जाता? तुम्हारा नो सॉल्यूशन वाला केस हो जाता। फिर वो तुम्हारा कौन सा हो जाता? नो सॉल्यूशन वाला केस हो जाता। क्लियर हुई कि नहीं हुई बात? बताओ, समझे या नहीं समझे? एक और करके बताओ, पहले तो किसी का आंसर आया ही नहीं। ये वाला बताओ। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2, 4x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल टू 11, 6x माइनस का y प्लस 4z। करो, इसको करो, इसको करो। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2, 4x माइनस 3y प्लस 2z। बताओ। वेरी गुड आदर्श, ठीक बात है। वेरी गुड रूबल, अब समझ आ गया तुम्हें। पहले तुम्हें समझ नहीं आ रहा था करना कैसे है। निशांत का भी आ गया। बनाइए ऑगमेंटेड भी। मोनी का भी आ गया है। तो ये ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स बनाओ। 1 1 1 इज 2, 2 और 4 माइनस 3 2, 11 6 माइनस 1 4। ठीक है। क्लास स्टॉप। सिमरन कह रही है क्लास रुक गई। 1 1 1, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके घटा दो 0, माइनस 7 माइनस 2 में से घटाओगे तो 3। इसको 6 से मल्टीप्लाई करके घटा दो 0, माइनस 7 माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का ही 2। ठीक है। अब क्या करो, इसको इसमें से घटा दो। 1 1 1 2 0, माइनस 7 माइनस 2 इज टू 3, 0 0 0, इसको इसमें से घटाओगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, है ना? ये हो जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब अब ए मैट्रिक्स की रैंक तो कितनी है? 2 है, साफ दिख रहा है। तो छुपा लो, इसकी रैंक तो 2 दिख रही है। अरे वो, और ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स की रैंक कितनी है? 3 है। यानी कि इन दोनों मैट्रिक्स की जो रैंक है वो इक्वल नहीं है। और इन दोनों मैट्रिक्स की रैंक अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब हमारे पास नो सॉल्यूशन हो, मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर हुई बात? है ना? इसी क्वेश्चन के अंदर सपोज मैं ये कर दूं, यही क्वेश्चन है मान लो, और मैंने कह दिया कि एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं बस। मान लो मैंने ये कह दिया, सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन जनरली इस तरीके से पूछा जाता है, 4x माइनस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 11, 2z इज इक्वल टू 11, 6x माइनस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू k ले लो। मैंने कह दिया कि k, तो मैं कह रहा हूँ देन फॉर विच k द सिस्टम हैज ए सॉल्यूशन। k की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए इस सिस्टम के पास सॉल्यूशन होगा, बताओ।
2 मिनट का टाइम लो, करो बस, ये लास्ट क्वेश्चन है। कल हम आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स को शुरू करेंगे, ठीक है। फिर बस हमारा ज़्यादा काम नहीं बचेगा लीनियर अलजेब्रा में, 2 क्लास और लगेंगी, या ज़्यादा से ज़्यादा बहुत हद मारेंगे तो 3। सत्यम इसी के अंदर यार देखो, उससे ज़्यादा पढ़ाया हुआ वीओडी आपके पास है ना सत्यम? यूपी टीजीटी पीजीटी वाला सारा वीओडी तुम्हारे पास है, बस वो वाला नहीं है, उससे अच्छा है मैं तो ये कहूँगा। तुम्हारा जो यूपी टीजीटी पीजीटी में स्टैटिक्स और डायनामिक्स के टॉपिक्स हैं वो भी अपलोड करा रखे हैं, और बाकी सारा सिलेबस भी अपलोडेड है ना। उससे ज़्यादा डिटेल्ड है यार ये वाला, इससे कर लो। वो वाला यहाँ अपलोड होना तो मुश्किल है, क्योंकि एक वीओडी ऑलरेडी इसके अंदर अपलोड है, एक ही होगी यार। गुड इवनिंग राहुल। हम्म, करिए सर, 1 ईयर तक रहेगा, हाँ देख लो उसमें दिया हुआ है। थैंक यू सत्यम। सबका अलग अलग आंसर आ रहा है यार। इसका पहले तुम वो निकालो, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को एकलन फॉर्म में कन्वर्ट करो। 1 1 1 2 4 माइनस का 3 2 11 6 माइनस 1 4 ऑगमेंटेड करो जरा इसको। तो 1 1 1 ऑगमेंटेड 4 से सब्ट्रैक्ट करो 0 माइनस 7 माइनस का 2, क्या आएगा 3। 6 से करोगे तो 0 हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा, माइनस का 2, तो कितना हो जाएगा k माइनस 12 हो जाएगा, k माइनस 12। ठीक है, अब क्या करो, 1 1 1 इज टू 2, 0 माइनस 7 माइनस 2 इज टू 3, और इसको इसमें से घटा दो, 0 0 0 इज टू k माइनस 15। अब मैंने बोला है कि इसके पास सॉल्यूशन होना चाहिए, बिल्कुल रूबल, इसके पास क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन होना चाहिए। सॉल्यूशन होने के लिए दोनों की मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स की रैंक सेम आनी चाहिए। अब इसकी रैंक कितनी है, इस वाली मैट्रिक्स की रैंक 2 है, ए की रैंक 2 है, यानी कि बड़ी वाली की रैंक भी 2 ही होनी चाहिए। इसकी 3 तो नहीं बना सकते, इसकी रैंक 3 तो नहीं बना सकते, तो इसकी रैंक 2 बनानी पड़ेगी। और इसकी रैंक 2 कब बनेगी, जब k की वैल्यू कितनी होगी, k की वैल्यू 15 होगी। जब k की वैल्यू 15 होगी तब हमारे पास इसकी रैंक 0 हो जाएगी, और फिर इसके पास सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर वो कहता कि सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, और विच के, ऐसा के कौन सा होता है जिसके लिए इसके पास सॉल्यूशन नहीं होगा, तो फिर हम कहते हैं कि k 15 को छोड़ के कुछ भी ले लो, k जो है ये तो क्या हो गया, फॉर सॉल्यूशन हो गया, ये तो सॉल्यूशन के लिए हो गया, और k इज नॉट इक्वल टू 15 हो गया फॉर नो सॉल्यूशन। ये हो गया नो सॉल्यूशन के लिए, कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि 15 को छोड़ के अगर कुछ भी ले लिया तो फिर यहाँ पे नॉन जीरो नंबर आ जाएगा, और नॉन जीरो नंबर आ जाएगा तो ए की रैंक 2 हो जाएगी, और ए ऑगमेंटेड बी की 3 हो जाएगी। समझ रहे हो? तो चलो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, हम मिलेंगे अब कल, और कल हम आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स को करेंगे। बस फिर इसको समेटते हैं, फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। चलो बस आज के लिए इतना ही, मेरे को उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी। सी यू टुमारो, बाय, टेक केयर, गुड इवनिंग।